सो गाइस वी वर टॉकिंग अबाउट स्प्लाइन और स्प्लाइन के अंदर अपने पास में कुछ चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी कि अगर अपने पास में इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन सिंपल लाइन, तो अब इसको कहीं पे मूव करूंगा तो इट विल मूव इन अ स्ट्रेट मैनर। एक स्ट्रेट मैनर में मूव होगा, चाहे यहाँ पे मैं बात करूँ या यहाँ पे कोई सी भी की बात करूँ तो एक स्ट्रेट मैनर में ये होगा। सो इफ वी हैव और लेट वी डिस्कस द अनदर लाइन दैट इज दिस लाइन। सो इन दिस केस इसको मैं मूव कर सकता हूं इन दिस मैनर, जस्ट लाइक ए रबर बैंड। रबर बैंड को दो साइड से पकड़ लो, ठीक है, और एक उसका बीच वाला जो पार्ट है उसको मूव करोगे, देन इट विल मूव इन ए डिफरेंट मैनर, नॉट लाइक ए स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज कोल्ड स्प्लाइन। तो ये अपने पास में इसका जो ये बॉक्स बन रहा है दैट इज कोल्ड कॉन्वेक्स हल। तो अपने को चाहे वेदर इट इज ए स्प्लाइन और बीजियर कर्व, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, इन बोथ ऑफ द केसेस अपने पास में जो चीजें चलेगी, या यू कैन से द कर्व ऑफ स्प्लाइन और बीजियर कर्व, वो दोनों ही कॉन्वेक्स हल के अंदर होंगे, ये इसके बाहर नहीं होगा। ये एक प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, जो कि अपने को पता होनी चाहिए। सो अब अपने पास क्या होता है कि अगर मैं ऐसा कुछ प्रॉपर्टी की बात करूं, स्प्लाइन की बात करूं, तो इसका एप्लीकेशन का है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो एप्लीकेशन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन नाम का एक टूल होता है जो मोस्टली सिविल और आर्किटेक्ट आई थिंक यूज करते हैं। तो उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं कि अगर उनको कुछ कर्व बनाना हो, अगर कर्व बनाना हो और वो स्मूथ कर्व बनाना हो, तो वो यूज करते हैं। मैकेनिकल के अंदर भी काफी यूज में आता है इसका। तो मैकेनिकल के अंदर अगर मैं बात करूं, if engineers are designing the shape of a shape of a, you can say कार, तो कार का अगर शेप बना रहे हैं, लेट से कि बोनेट का शेप बना रहे हैं या बैक साइड का बना रहे हैं, साइड साइड का बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हो, तो दे नीड सम स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। तो उस स्मूथनेस के लिए वी नीड दीज काइंड ऑफ कर्व्स, वेदर इट इज स्प्लाइन और बीजियर कर्व। सो स्प्लाइन में आगे अपन ने देखा था, सो दिस इज काइंड ऑफ स्प्लाइन की भी ऐसा कुछ अगर कर्व इफ वी नीड, so we can do the same thing over in the tools also. So इसके बाद में अपन ने देखा था कि we have two kind of splines, first is interpolating and another one is approximating. So interpolating and approximating में difference क्या था, main the difference was related to the control points. These are the control points, just a minute, these are the control points, ये कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। सो इन कंट्रोल पॉइंट्स को के थ्रू ही जो अभी तक अपने पास में लाइन जो कर्व जो था वो मूव हो रहा था, वो इसी के थ्रू होगा। और अगर मैं इसके थ्रू अगर कुछ भी एग्जीक्यूट करता हूं, तो उस केस के अंदर अगर मैं कर्व एग्जीक्यूट करता हूं, अगर मान लो कि कर्व को मेरे को मूव करवाना है, तो दैट विल बी यूजिंग दीज कंट्रोल पॉइंट्स। सो कंट्रोल पॉइंट्स या तो जो कर्व है और यू कैन से लाइन है उसके ऊपर रिसाइड करेंगे जस्ट लाइक दिस, और ये कहीं अप्रोक्सीमेट उसके आगे पीछे कहीं ना कहीं होंगे, ठीक है। सो इसके अंदर अपने पास में क्या होगा कि इंटरपोलेटिंग की बात करूं तो उसके अंदर जो कंट्रोल पॉइंट्स है, दोज विल बी ऑन दी सरफेस और यू कैन से लाइन, और जो अप्रोक्सीमेटिंग है उस अप्रोक्सीमेटिंग के अंदर अपने पास में जो भी चीजें चलेंगी वो थोड़ा अप्रोक्सीमेटली आसपास कहीं ना कहीं होगी। इट कुड बी लाइक दिस, यहाँ पे हो सकती है, ये हो सकता है, इसके कहीं पे भी दूसरी साइड में भी हो सकता है। So after this we have discussed some parametric continuity and geometric continuity. So parametric and geometric continuity के अंदर अपने पास में ये होता है कि अगर मेरे को दो कर्व को ज्वाइन करना है, तो ज्वाइनिंग पॉइंट पे उसका स्मूथनेस कैसा है। तो अगर मैं बात करूं, वी हैव थ्री काइंड ऑफ पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी एंड जियोमेट्रिक कंटिन्यूटी। सो जियोमेट्रिक कंटिन्यूटी के अंदर अगर स्मूथनेस बहुत कम है, जस्ट लाइक दिस, कि यहां से यहां पे कर्व खत्म हुआ, उस कर्व के बाद में आफ्टर दिस पॉइंट, कि जो पॉइंट जो है वो एक नया कर्व ऐड कर रहा है, दिस इज कर्व नंबर 1, दिस इज कर्व नंबर 2, तो यहाँ पे स्मूथनेस नहीं है इसकी, इसका एंगल ही चेंज हो गया है। स्मूथनेस इस टाइप से होता, अगर ऐसा कुछ होता तो दैट विल बी ए स्मूथनेस ऑफ द लाइन, बट ऐसा नहीं है। दैट मीन्स अगर ऐसे कुछ होता है तो दैट विल बी कॉल्ड जियोमेट्रिक कंटिन्यूटी। अगर थोड़े स्मूथनेस और मैं इंक्रीज करूं
तो अपने पास में फर्स्ट ऑर्डर आ गया एंड देन विल बी हैविंग ए सेकंड ऑर्डर। मोस्टली यूज्ड जो है वो ये वाला है, ठीक है। अब अपने को चेक कैसे करेंगे कि भाई ये कर्व जो है ये फर्स्ट ऑर्डर में है या जीरो ऑर्डर में है या सेकंड ऑर्डर में है। फॉर दैट वी नीड टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कर्व एट द एंड पॉइंट। भाई यहाँ पे अपने पास में इफ टू कर्व्स आर मीटिंग हियर, तो अगर यहाँ पे सो इज दिस ऑडिबल नाउ? अब ठीक है कुणाल? सो वॉइस इज क्लियर और नोट गाइज? ठीक है। सो व्हाट हैपन्स कि अगर अपने को दो कर्व ज्वाइन करने हैं और लेट्स से दिस इज द ज्वाइनिंग पॉइंट, तो अगर उस ज्वाइनिंग पॉइंट पे मैं दो कर्व ऐड कर रहा हूं लाइक C1 एंड C2, तो C1 एंड C2 का मतलब एट द सेकंड एंड पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट U1, दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ कर्व नंबर 1 and this is the first point of curve C2 and this is the second point of curve 2। तो ये इस टाइप से प्रोसेस चलता है। तो इसमें अपने पास क्या होता है कि अगर मैं यहां से लेके यहां की बात करूं तो दिस इज द कर्व नंबर 1 और यहां पे इस पॉइंट के बाद में कर्व नंबर 2 स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स इन फर्स्ट ऑर्डर विल बी फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स, फर्स्ट पैरामेट्रिक डेरिवेटिव्स एट पॉइंट नंबर दिस, और ये पॉइंट किसका है? दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ कर्व नंबर 1 एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व नंबर 2। ये अपने को ध्यान रखना है। एंड इफ इट इज सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक अगर सेम होता है तो उस केस में इट विल बी कॉल्ड सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी। दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास। सेम एज जियोमेट्रिक, तो जियोमेट्रिक के अंदर जीरो ऑर्डर जियोमेट्रिक और फर्स्ट जीरो ऑर्डर जियोमेट्रिक और जियो ऑर्डर पैरामेट्रिक विल बी सेम, ये सेम है। और फर्स्ट ऑर्डर जो है दैट विल बी डिनोटेड विद G1। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इट विल बी कॉल्ड पैरामेट्रिक फर्स्ट डेरिवेटिव्स आर प्रोपोर्शनल। वहां पे सेम थे, यहाँ पे प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मींस प्रोपोर्शनल एट द पॉइंट वेयर टू कर्व्स आर मीटिंग। अगर टू कर्व्स आर मीटिंग, यहाँ पे अगर टू कर्व्स आर मीटिंग लेट्स से, सो द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एट द एंड पॉइंट ऑफ फर्स्ट कर्व एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड कर्व, तो ये जियोमेट्रिक। इसके बाद में वी हैव डिस्कस सम स्प्लाइन स्पेसिफिकेशंस दैट वी नीड टू रिमाइंड सम ऑफ द डेटा सेट। तो इसके अंदर अपने पास में इस टाइप से अपने पास एक इक्वेशन होती है। अपने को पता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एनी लाइन और कर्व और सरफेस, सो उसके अंदर अपने पास कुछ ना कुछ इस टाइप से चीजें होती है कि दैट वी नीड टू यू कैन से डिस्कस रिलेटेड टू द लाइन इक्वेशंस। तो अगर if there is a simple line that will be y equal to mx plus c, and if there is a surface and that is a 3D surface, then that will be a polynomial equation. So polynomial equations we have discussed here. There is nothing much to understand here. Now Bezier curves. So these two are very much similar. इसमें ज्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है Bezier curve और spline के अंदर। कहाँ इसमें कहाँ अपडेट होता है और what things we need to कवर, वो अपने पास में आप देख लेते हैं। सो इसके अंदर क्या चलता है अपने पास में। सपोज अब ये वाली जो इक्वेशन है दैट वी नीड टू रिमेंबर, इसको अपने को याद करना है। अब ये बोल रहा है कि 0 एंड 1 के बीच में कुछ ना कुछ u की वैल्यू रख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ए बेजियर कर्व, तो बेजियर कर्व की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं रहेगी। सो अगर ये 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू रहेगी, तो वो 0 और 1 की वैल्यू u की वैल्यू 0 और 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स है लेट्स से कि अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इसमें यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू वुड बी 1, और इसके बीच में जितने भी वैल्यूज हैं वो 0 और 1 के बीच में वेरी करेंगे, एंड दोज वैल्यूज कुड बी फाइंड यूजिंग दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में वी हैव ए pk and BEZ, that is Bezier blending function. This is very important. एग्जाम के अंदर डायरेक्ट भी आ सकता है कि Bezier blending function क्या होता है। सो Bezier blending function जो क्या करता है कि अपने पास में इसको कैसे उसकी स्मूथनेस आ रही है कि उसकी स्मूथनेस। अच्छा लिसन गाइज, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी लाइन सरफेस,
तो सारे की सारी जो भी ये डायग्राम्स बनते हैं या कर्व बनता है या सरफेस बनता है, ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो इक्वेशंस पे चलता है कि अपने पास में कैसे इक्वेशंस वेरी कर रही है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे जा रही है वो, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा उस पॉइंट पे वो दैट यू कैन से कि स्मूथनेस कैसी होगी, ये सारा का सारा पॉइंट वहां पे आता है। सो अपने पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे अपने पास में पी के है तो लेट्स अंडरस्टैंड पी के फर्स्ट। सो पी के इज रिलेटेड टू एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी यू, जो कि वेरी करेगी 0 और 1 के बीच में, भाई पी यू की वैल्यू या तो 0 होगी इनिशियल पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे 1 होगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। सो इनिशियल पॉइंट पे पी नोड की वैल्यू पी नोड होगी एंड लास्ट पॉइंट पे P1 होगी। क्यों होगी? बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ U वेरीज फ्रॉम 0 to 1 ओनली। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा कुछ के अंदर अपने पास में 0 और 1 के बीच में वेरी कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास में वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज एट एवरी पॉइंट। हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अगर सरफेस के हर एक पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस केस के अंदर अपने पास में U की वैल्यू कुछ ना कुछ रखनी पड़ेगी और वो k इक्वल टू 0 टू n के बीच में वेरी करेगी। कि अब n क्या है? नाउ n आर दी कंट्रोल पॉइंट्स, n प्लस 1 पोजिशंस, कंट्रोल पॉइंट पोजिशंस। तो n ऑफ कंट्रोल पॉइंट पोजिशंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी अपने को ये फाइंड आउट करना है कि उसके अंदर कंट्रोल पॉइंट्स कहां कहां है और वो नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स आर n प्लस 1। तो अब अपने पास में क्या करेंगे अपन कि सबसे पहले एक्स वाई जेड के रेस्पेक्टिवली अपने पास में वैल्यूज फाइंड आउट होगी। इसका मतलब हो गया पी पी के की वैल्यू इस पे डिपेंड करेगी कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज पे। तो पी के तो इसी टाइप से अपने पास में हो गया एक्स के, वाई के एंड जेड के की वैल्यू अपने पास क्या है? ये कंट्रोल पॉइंट नंबर 0, कंट्रोल पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 एन तक। तो अपने पास में टोटल कंट्रोल पॉइंट्स कितने हो गए? बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट इज 0, तो 0 to n is n plus 1. So in this Bezier curve we have n plus 1 कंट्रोल पॉइंट्स और हर कंट्रोल पॉइंट पे अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स वाई जेड की। तो ये एक सिंपल प्रोसेस रहता है कि अपनी अपन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं कोई भी वैल्यू को। अब वैल्यू ऑफ व्हाट? वैल्यू अपने पास में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सरफेस पे क्या पॉइंट हो, कंट्रोल पॉइंट की क्या वैल्यू होगी। क्योंकि चाहे स्प्लाइन हो या बीजियर कर्व हो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक बेसिस पे चलता है, दैट इज कंट्रोल पॉइंट्स। तो कंट्रोल पॉइंट अगर सही होंगे तो जो अपन चाहते हैं वैसा का वैसा होगा। अभी जैसे मैंने पेंट के अंदर एक एग्जांपल मैंने बताया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्यून्ड नहीं है। मतलब वी नीड टू ट्यून द कंट्रोल पॉइंट्स, जो अपन चाहते हैं वैसा वो कंट्रोल पॉइंट्स करें। अगर मैंने लेफ्ट साइड में मूव कर रहा हूं तो वो लेफ्ट साइड में मूव हो। ऐसा नहीं कि मैं लेफ्ट साइड में मूव कर रहा हूं और वो राइट साइड में जा रहा है, या जो मैं चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा है। सो next is to find out Bezier blending function. This is the blending function that we can find out using this equation. तो अपने पास में ये अपने को पता है कि क्या होता है and the value of this could be find out using this. ये अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि भाई अपन इसको कैसे निकालें। भाई इसको कैसे निकालते हैं? अगर ऐसा होता है या यू कैन से ऐसा होता है तो कैसे निकालते हैं? क्या वैल्यू होगी? 3 into 2 into 1, 4 है, 4 3 into 1। ये अपने को पता है कि इसमें ज़्यादा मैं अपन नहीं चलेंगे। सो वी नीड टू फाइंड आउट दी different values, means for x coordinate we need to find out value, for y coordinate we need to find out the value, and z coordinate हर पॉइंट में वही होगा। number of control points will remain same, means k equal to 0 to n by n, so it means n plus 1 coordinates points we have n plus 1 control points, we have n plus 1 control points, we have n plus 1 control points for x y and z, for all the coordinates. अब अपने पास में ऑब्जेक्टिव अपने पास में मेन जो होता है दैट इज टू फाइंड आउट द बीजियर फंक्शन। ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो इसके लिए वी हैव दिस फॉर्मूला। अगर अपने पास में कोई भी वैल्यूज, इफ वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n,
इफ वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू की वैल्यू अपने को पता है 0 to 1 के बीच में वेरी करेगी, तो ये अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 माइनस यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर अपने को पता होगा, इसकी भी वैल्यू पता होगा। तो अगर इफ देयर इज ए इक्वेशन वेयर एवरीथिंग इज नोन, सो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल अननोन पैरामीटर्स वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू। भाई इसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज कि कहां से स्टार्ट करना है, कहां पे एंड करना है। भाई अगर अपने पास में कोई भी लूप होता है तो लूप में इंपॉर्टेंस क्या होता है कि वो फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग एंड फ्रॉम वेयर इट इज एंडिंग, up to what point we have to extend that particular loop। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने को सेम प्रोसेस यहाँ पे है। ये n इक्वल टू, ये जो k इक्वल टू 0 to n है, ये भी तो एक लूप ही तो है। लूप के लिए तो अपने पास करेंगे, और समीशन का मतलब अपने को पता है कि समीशन का क्या मतलब होता है। सो अब ये क्या कर रहा है, वी नो द स्टार्टिंग पॉइंट इज 0, u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू अपने पास में ये कुछ होगी, u की वैल्यू ये ऐसा कुछ होगी u की वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट इज 0, एंडिंग पॉइंट इज 1। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट 0 और 1 अगर होगा अपने पास में, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी नोड। P0 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है और P1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे ये हो गया Pn, ये हो गया सॉरी P नोड, और ये हो गया Pn। अब ये वैल्यू कैसे आई, ये अपने पास में वैल्यू आई। अब ये इस लाइन को थोड़ा सा ढंग से अच्छे से पढ़ो, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। ए वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेजियर कर्व, दैट इज ऑलवेज पासेस थ्रू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज ऑलवेज पासेस थ्रू द फर्स्ट एंड लास्ट कंट्रोल पॉइंट्स। मतलब ये फर्स्ट और लास्ट कंट्रोल पॉइंट से गुजरेगा, उसके अंदर से निकलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट इज पी नोड एंड कंट्रोल पॉइंट इज P1। मतलब दो कंट्रोल पॉइंट्स तो अपने को पता चल गए कि भी कैसे निकालने हैं और क्या निकालने हैं। ये आई होप कि क्लियर हो गया कि P नोड मीन्स फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट, P1 मीन्स लास्ट कंट्रोल पॉइंट। सेम वी कैन फाइंड आउट, अब अपने पास में क्या है देखो, वी कैन फाइंड आउट फर्स्ट पैरामेट्रिक डेरिवेटिव P नोड dy by dx वाला होता है ना वैसा। तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P नोड 0 और P नोड 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकाल रहा हूं मैं। अब आपको पता हो, अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि फर्स्ट डेरिवेटिव्स कहां निकालते हैं। अगर मैं पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी मेरे को करनी है, अपने को पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी और 3 टाइप्स ऑफ जियोमेट्रिक कंटिन्यूटी। कोई भी कर्व अगर पैरामेट्रिक में होगा तो वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ दैट, और अगर किसी का भी जियोमेट्रिक कंटिन्यूटी होगी तो उसके लिए भी अपने पास कुछ ना कुछ कंडीशन होती है। तो अब क्या होगा, कोई भी कर्व की स्मूथनेस उसकी पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी बताती है, कोई भी लाइन की स्मूथनेस उसकी पैरामेट्रिक या जियोमेट्रिक कंटिन्यूटी बताती है। तो अगर अपने पास में फर्स्ट डेरिवेटिव अगर इक्वल होगा तो अपने को पता है कि वो जो स्मूथ जो है वो कितना स्मूथ होगा, कि वो सेकंड ऑर्डर में होगा या फर्स्ट ऑर्डर में होगा या थर्ड ऑर्डर में होगा, जीरो ऑर्डर में होगा या फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा। तो अपने को पता है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर में होगा, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होगा तो वो वन ऑर्डर में होगा, फर्स्ट ऑर्डर में होगा। इफ इट इज सेकंड ऑर्डर, सेकंड डेरिवेटिव्स, ये 2s टाइप से लग जाता है तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव्स हो गया। तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव के अंदर है तो वो अपने को पता है कि वो कौन से में होगा, सेकंड ऑर्डर में होगा। अब अगर इक्वल होगा तो वो पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी होगी, और अगर इक्वल नहीं होगा, प्रोपोर्शनल होगा, तो वो अपने पास में जियोमेट्रिक होगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, सभी में कॉन्सेप्ट वही चलेगा, वेदर इट इज ए स्प्लाइन और बेजियर कर्व, दोनों में ये चीज चलेगा कि वो जो लाइन है या वो कर्व है या सरफेस है, वो स्मूथ कितनी है, वो कितनी स्मूथ है। तो वो स्मूथ अपने पास में डिपेंड करेगा सी नोड पे, C1 पे एंड C2 पे, और G नोड पे, G1 पे एंड G2 पे। C नोड क्या है, दिस इज पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी, जीरो ऑर्डर, वन ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी, टू ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी। सेम ईयर, जीरो ऑर्डर जियोमेट्रिक, वन ऑर्डर जियोमेट्रिक, वन ऑर्डर, टू ऑर्डर जियोमेट्रिक।
अब इसमें तो अपने पास में निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इसमें निकालते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है, और इसके अंदर अपने को कुछ भी निकालने की नीड नहीं है। सो अब इसमें यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये सरफेस है तो उसकी स्मूथनेस बताएगी, कंटिन्यूटी पैरामेट्रिक या जियोमेट्रिक, लाइन है तो भी उसकी पैरामेट्रिक जियोमेट्रिक कंटिन्यूटी बताएगी। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट कि अपने पास में वो स्मूथ जो सरफेस जो है वो स्मूथ है या नहीं है। सो आई हैव कवर्ड हियर स्प्लाइन एंड बीजियर कर्व। सो स्प्लाइन और बीजियर कर्व में जितना मैंने अभी बताया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और इसमें अगर डिटेल में जाना है तो यू हैव टू गो थ्रू द बुक में काफ़ी डिटेल में भी दिया हुआ है, बट दिस इज मोर देन सफिशिएंट, जिसके अंदर अपने को ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज में एक बार मैं थोड़ा सा और अपन डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर दी blending related to बी स्प्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन। बी मीन्स बीजियर, बीजियर कर्व के अंदर अगर स्प्लाइन को मैं ऐड कर दूं तो व्हाट विल हैपन, ये एक बार थोड़ा सा यू हैव टू गो थ्रू इट। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज, ये बी स्प्लाइन की प्रॉपर्टीज है। दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आती है कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ बी स्प्लाइन। हियर इट इज बी स्प्लाइन, नॉट बीजियर कर्व और स्प्लाइन, दोनों के अंदर तीन चीजें हो गई है यहाँ पे। फर्स्ट इज स्प्लाइन, first is spline, then Bezier curve, then we have B spline। तो अब अपने पास में तीन चीजें हो गई। स्प्लाइन अपने पास में सिंपल लाइंस की मैं बात करूं, बीजियर कर्व का मतलब कि कर्व हो गया, सरफेसेस होगी, बीजियर मींस मैक्सिमम सरफेसेस, वी नीड टू टॉक इन दी बीजियर सरफेसेस, और बी स्प्लाइन में अपने पास में कुछ ऐसे कर्व्स हो गए जो सरफेस के अंदर वर्क करते हो, जो बी स्प्लाइन मतलब बीजियर कर्व काइंड ऑफ। So this is the concept of Bezier curve, B spline and spline। अब एक बार you have to go through it। So कुछ points है जो कि आपको देखने पड़ेंगे कि the polynomial curve has degree d-1। मतलब अगर अपने को पता है कि चाहे कोई सी भी लाइन हो या स्प्लाइन हो या बीजियर कर्व हो, उसके अंदर इक्वेशन होगी, वो इक्वेशन के अंदर अपने पास में उसकी पॉलिनोमियल कर्व की कुछ ना कुछ डिग्री होगी। वो डिग्री यहाँ पे d-1 है। भाई ये किसका माइक ऑन है? भाई माइक किसका ऑन है ये वाला? सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज गाइज जो कि आपको यू हैव टू गो थ्रू।